और ये अक्सर होता है कि जब सदन चलता है तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे होते हैं। ओपिनियन पोल्स दिखा रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत, और इसीलिए रातों रात प्रेस नोट के देकर ये अनाउंस किया गया कि अब अगले एक महीने में एसआईआर होगा। 8 लाख वोटर कट गए, 25 लाख वोटर कट गए, 56 लाख वोटर कट गए। इसका इस फिगर का क्या है? कहना है कि केंद्र सरकार ने जो आधार लाया उस आधार का कोई अर्थ नहीं है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। मतदाता पुनरीक्षण का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि 99% जो काम है इसका उसको पूर्ण कर लिया गया है। सदन एक दिन के बाद दूसरा दिन भेंट चढ़ता हुआ जा रहा है। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता करुणा सागर है, इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि एसआईआर का जो मामला है, और एक तरफ बिहार विधानसभा भी चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव भी इसी साल है, और बिहार विधानसभा के सत्र में भी एसआईआर का मामला खूब तूल पकड़ रहा है। सदन नहीं चल पा रहा है। सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग चाहते ही नहीं कि सदन चले और इस पे चर्चा हो। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं जी कि एसआईआर पे चर्चा हो, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, पहलगांव के मामले पर चर्चा हो, मणिपुर पर चर्चा हो। तो हम लोगों ने तो पूरी एक लंबी फेहरिस्त दी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को, जिसमें हम लोग बात करना चाहते हैं। ये देखिए, इन सदन को ये कितनी गंभीरता से लेते हैं, इस बात पर से दिख जाता है कि आज सदन चल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं। और ये अक्सर होता है कि जब सदन चलता है तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर होते हैं। प्रधानमंत्री ने सदन के शुरुआत के पहले दिन सदन के बाहर मीडिया से 18 मिनट बात किया जी। और सदन के भीतर उन्होंने 8 सेकंड भी बात नहीं की। और जहां हम लोगों ने मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, वो हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जाता है। तो ये भाग रहे हैं क्योंकि हर मुद्दे पर आज ये सरकार घिरी हुई है। ये सरकार विफल रही है, चाहे वो हमारी आंतरिक नीति हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे ये सुरक्षा का मामला हो। तो हर मामले पर अब आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 25 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा किया है कि उसने करवाया था सीज फायर, और सीज फायर भारत ने अनाउंस किया, उसके 2 घंटे पहले उसने ट्वीट करके अनाउंस कर दिया था। तो इसका मतलब उसकी बात में दम भी है। अब ये बताइए कि भारत जो कभी भी विदेश नीति में, खासकर पाकिस्तान के साथ जो हमारा संबंध है, उसको हम लोग बायलैटरल मानते हैं, दो राष्ट्रों के बीच का इशू है। और शिमला समझौते में भी यही तय हुआ था कि दोनों देश के बीच में कोई भी विषय होगा तो दोनों देश मिलकर आपस में बातचीत करके उसका समझौता करेंगे। ये पहली बार हो रहा है। ये बीजेपी जिसने भारत की विदेश नीति को 360 डिग्री पे पलट दिया है, और ये कि अमेरिका का राष्ट्रपति मध्यस्थता की बात करता है, धमकी की बात करता है कि हमने टैरिफ की धमकी दी कि तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे, इसलिए ये लोग माने। और एक बार भी प्रधानमंत्री की तरफ से या हमारे विदेश मंत्री की तरफ से इस बात पर कोई सफाई नहीं आई है। तो आज हम हर जब फ्रंट पर ये सरकार फेल हो रही है, तो ये सरकार सदन को फेस कैसे करेगी? क्योंकि सदन में तो यही मुद्दे उठाए जाएंगे, और सदन तो जो हमारा जो लोकतंत्र है उसकी आत्मा है। और आप सब पत्रकार, पूरा देश सदन की तरफ देखता है कि सदन में क्या चर्चा हो रही है, और इसीलिए इस मुद्दों से ये भाग रहे हैं। अच्छा सर, इसको कैसे देख रहे हैं? एसआईआर का जो मामला है खूब तूल पकड़ रहा है। लगातार एसआईआर का आप लोग मामला उठा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि लोगों से मताधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहीं सत्ता दल के तमाम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी हैं, हम उनका अगर उनपे शिकंजा कसा रहा हो तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। जी। पहली बात कि जो एसआईआर है, वो हमारा जो लोकतंत्र है
उस पर प्रहार है। जो जनता को जो मताधिकार मिला हुआ है संविधान के द्वारा, उसके ऊपर ये कुठाराघात है। और ये एक पूरी कोशिश है, खासकर जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, अति पिछड़ा है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों का मताधिकार को च्युत करने की कोशिश की जा रही है। और अब देखिए, अगर इसका इतिहास देखिएगा तो हर एक चुनाव के पहले इलेक्टोरल रोल रिवाइज किया जाता है, और वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो भाग लेते हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स का इलेक्टोरल रोल रिवाइज करते हैं, और फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है। तो इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो गया। जनवरी में 4000 स्टेक होल्डर्स के साथ इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की, सभी पार्टियों के और सभी लोगों के साथ, और उसमें कहीं भी एसआईआर की कोई चर्चा नहीं थी। 30 मई को इलेक्शन कमीशन ने 21 पॉइंट्स का एक एजेंडा रखा, उसमें भी कहीं एसआईआर की बात नहीं थी। एकाएक जून में, और उसका कारण यह है कि जितने जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, ओपिनियन पोल्स दिखा रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत आगे है, और एनडीए हार रहा है, इसकी नीतीश कुमार जी की सरकार हार रही है, और आगे इंडिया की सरकार बनने वाली है। और इसीलिए रातों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस किया गया, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस नोट, एक प्रेस नोट के देकर ये अनाउंस किया गया कि अब अगले 1 महीने में एसआईआर होगा। 24 जून से लेके आज तक, आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। शायद वो मोदी जी से प्रभावित है, जैसे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में विश्वास नहीं करते हैं, वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में विश्वास नहीं करता है। वो प्रेस नोट्स भेजता रहता है, जिसकी की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 2003 में इसके पहले एसआईआर हुआ था बिहार में। बिहार में इस समय 8 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, और 4.74 करोड़ 2003 के बाद ऐड हुए हैं। तो अगर सिर्फ आप 4.74 करोड़ मतदाताओं का ही सत्यापन कीजिए, तो 1 महीने में पूरे राज्य में, जब बरसात का मौसम है, कितना गांव, कितना जिला पानी से डूबा हुआ है, और इस 1 महीने में आप भी बिहार से आते हैं, आप बिहार की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है, बिहार में जो नौकरशाही व्यवस्था है उससे वाकिफ है। आपको लगता है कि यह संभव है? जब पिछली बार नीतीश सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया था, तो सर्वेक्षण करने में भी 1 साल से ज्यादा का समय लगा था। तो ये 1 महीने में कैसे हो सकता है? और ये बीच बीच में आती है कि 8 लाख वोटर कट गए, 25 लाख वोटर कट गए, 56 लाख वोटर कट गए। इसका, इस फिगर का क्या है, आधार क्या है? जबकि आप बिहार से आते हैं, आप अपने गांव में पूछिए कितनी बार कितने घरों में बीएलओ आए हैं, वाकिफ है। बिहार में जो नौकरशाही व्यवस्था है उससे वाकिफ है। आपको लगता है कि यह संभव है? जब पिछली बार नीतीश सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया था, तो सर्वेक्षण करने में भी 1 साल से ज्यादा का समय लगा था। तो ये 1 महीने में कैसे हो सकता है? और ये बीच बीच में आती है कि 8 लाख वोटर कट गए, 25 लाख वोटर कट गए, 56 लाख वोटर कट गए। इसका, इस फिगर का क्या है, आधार क्या है? जबकि आप बिहार से आते हैं, आप अपने गांव में पूछिए कितनी बार कितने घरों में बीएलओ आए हैं। और ये जो कहना कि 3 बार बीएलओ आए और लोग नहीं पाए गए, और 48 लाख लोग अपने आवास में नहीं पाए गए, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये टेबल टॉप एक्सरसाइज हो रहा है,
इसमें फील्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। बीएलओज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ऑफिस में बैठकर फॉर्म भर रहे हैं, फर्जी सिग्नेचर कर रहे हैं, और ये जब भी किसी पत्रकार ने उजागर करने की कोशिश की तो उस पत्रकार के खिलाफ इन्होंने अपराधी मुकदमा किया है। और बिहार के जितने भी पत्रकार है वो सब इस बात को कर रहे हैं कि ये जो पूरा जो एक्सरसाइज है इसमें कहीं भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अच्छा सर, आज दिलीप जायसवाल ने दो तीन सवाल आप लोगों से पूछा। क्या उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के लोगों से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो गई, क्या उनका मतदाता सूची से नाम नहीं कटना चाहिए? और दूसरा सवाल उनका यह है कि क्या जिनका मतदाता सूची में 2 जगह नाम अंकित है, मैं अगर उदाहरण के तौर पे ले लें दिल्ली और बिहार दोनों जगह, तो क्या उनका नाम नहीं कटना चाहिए मतदाता सूची से? मैं जायसवाल साहब से ये पूछूंगा कि पहले तो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब बीजेपी दे रही है। जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो इलेक्शन कमीशन सवाल देता है। तो आज इलेक्शन कमीशन अशोका रोड से चल रहा है या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से चल रहा है, इसको भी वो क्लैरिफाई कर दें। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि जो दो मुद्दे जो उन्होंने उठाए, तो इसका मतलब जो पूरी जो बिहार की नौकरशाही व्यवस्था है वो पूरी बेकार है। उन्होंने उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया क्योंकि उन्हीं की सरकार में उन्हीं के अधिकारियों ने इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया था। तो क्या उन्होंने मरे लोगों का नाम नहीं हटाया उस समय? क्या उन्होंने फील्ड विजिट नहीं किया? क्या उन्होंने सत्यापन नहीं किया? तो इसका मतलब कि आपका जो पूरा व्यवस्था जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में इस समय सरकार नहीं है, तो ये तो मान रहे हैं कि सरकार नहीं है। और इसीलिए जो सरकार के द्वारा जो काम किया गया था, तो जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें इन्वॉल्व हैं और जहां जहां ये विसंगतियां पाई जा रही हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना काम नहीं किया। जितने ईआरओ हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए कि कैसे आपने मतदाता सूची बनाई थी जिसमें कि डुप्लीकेशन है, जिसमें मरे लोग हैं, जिसमें जो नागरिक नहीं है वो हैं। तो ये किस तरह से सत्यापन किया गया था? वो भी डॉक्यूमेंट उन्हीं का था, ये बात भी उन्हीं की है, तो किसको सत्य माने? सर, आखिरी में हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि जदयू के सांसद है गिरधारी यादव, आपने कल उनका बयान सुना हुआ होगा। आज जदयू की तरफ से उन पे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनसे पूछा गया कि आपने पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर क्यों जवाब दिया, इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो गिरधारी लाल यादव जी ने कहा वो हर बिहारी कह रहा है जी। और वही बात हम भी कह रहे हैं कि ये जो 11 जो डॉक्यूमेंट्स जो कहा गया है, ये 11 डॉक्यूमेंट्स किसी भी बिहारी के लिए उपलब्ध कराना संभव नहीं है। और आप हर चीज में आधार मांगते हैं। जो हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया होता है, एयरपोर्ट होता है, पार्लियामेंट होता है, बैंकिंग में जाते हैं, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, सब जगह आधार से सत्यापन होता है और आप बोल रहे हैं कि आधार बेकार है। तो ये जो बिलियंस जो इस देश का खरबों रुपया जो खर्च किया गया वो तो बर्बाद हो गया। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो आधार लाया उस आधार का कोई अर्थ नहीं है। तो गिरधारी लाल जी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, जो बिहार की हर एक जनता कह रही है, हर एक जनता इस पर सवाल उठा रही है। और ये सिर्फ गिरधारी लाल नहीं है, आपके संजीव कुमार जो परबत्ता के एमएलए हैं वो भी जेडीयू के एमएलए हैं, डॉक्टर संजीव, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। राजन तिवारी जो बीजेपी के नेता हैं और जो टिकटार्थी भी हैं, एमएलए का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। तो इस पर हर बिहारी जिसको कि लोकतंत्र की समझ है, जिसको कि जो हमारी चुनाव की व्यवस्था है उसकी समझ है, वो उसको पता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चुनाव में जिताने के लिए किया जा रहा है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।